हारिती हैं, ठीक है। इनका काल है तुम्हारा 10 से 12वीं सदी, ठीक है। विषय वस्तु इन्होंने अन्नपान स्थान वगैरह ये सब मानी हुई है। इसमें बस ना एक इम्पॉर्टेंट करना, परिशिष्ट स्थान, ये इसमें अलग माना है, ठीक है। कुल अध्याय इसमें 103 है। फिर हारित का योगदान आता है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। इन्होंने गाय के वर्ण के अकॉर्डिंग और उसके मतलब गाय के वर्ण के अकॉर्डिंग उसके दूध के गुण बताए, ठीक है। फिर जो है तुम्हारे कृष्णवर्णी गाय जो है ये वात शामक है, पीतवर्णी है ये वात पित्त शामक है, ठीक है। जो श्वेतवर्णी है वो कफ कारक है, ठीक है। इसे याद रखना, श्वेतवर्णी जो है कफ को बढ़ाने वाली है, और पीतवर्णी वात पित्त शामक, कृष्णवर्णी वात शामक, ठीक है। फिर इसके बाद बता रहे जिस गाय का बछड़ा ना हुआ हो तो उसका दूध जो है त्रिदोष कारक होता है, ठीक है। फिर है अजादुग्ध जो है ये ग्राही होता है, और महिषी दुग्ध जो है ये अभिसंधि होता है, और गोदुग्ध जो है रेचक होता है प्रवृत्ति में। फिर हारित जो है इन्होंने यहाँ पे तक्र में, कृत में और खटिका में ही जो है इनको अलग माना है, ठीक है। फिर है वर्णानुसार ज्वर के 4 प्रकार, यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर इसमें इम्पोर्टेंट है ज्वर में हनुमत पूजा, ठीक है। इसमें लिखना जो अभी हमने वर्णानुसार ज्वर पढ़ा ना, ये डलहन ने भी बोला है सेम, ठीक है। फिर ज्वर में हनुमत पूजा है और रुद्र पूजा बोली गई है, ज्वर में हनुमत पूजा और रुद्र पूजा। चरक ने किस भगवान की पूजा करने के लिए बोला है? चरक की भी शायद रुद्र पूजा ही है। रुद्र नहीं, चरक ने विष्णु विष्णु के नाम का पाठ करने के लिए बोला है, ठीक है। फिर आता है लवण के स्थान पर क्षार की गणना इन्होंने की है 6 रसों में, ठीक है। जैसे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय आता है, तो इन्होंने मधुर अम्ल क्षार बोला है, लवण नहीं माना है। फिर है एक पॉइंट छोड़ के चावल शब्द का प्रथमता वर्णन हारित संहिता में ही मिलता है, ठीक है। फिर मनुष्य की आयु के 4 भाग किए हैं इन्होंने, बाल्यावस्था को उत्तम माना है और वृद्धावस्था को हीन माना है। फिर स्त्रियों का वायु विभाजन माना है, 0 से 12 में जो है बाला, फिर 13 से 19 में मुग्धा, फिर 20 से 28 में प्रौढ़ा, फिर 29 to 41 प्रगल्भा, ठीक है। इसमें तुम्हारा जो पुरुष के जीवन की सर्वोत्तम आयु है वो 25 से 30 मानी है, और जो स्त्री है इसके जीवन की सर्वोत्तम आयु 24 से 37 मानी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आना, ये पहला वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। तांबुल का वर्णन नागवल्ली नाम से किया गया है, ठीक है। फिर है गर्भिणी को क्षार प्रयोग का निषेध किया गया है, गर्भिणी में क्षार प्रयोग मतलब गर्भिणी जो है उसमें क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर है मसूरी का व्याधि का वर्णन बसंत नाम से आया है, काश में तुलसी, कुष्ठ में रसेंद्र और क्षय में मधुयष्टि का प्रयोग बता रखा है, ठीक है। फिर इसमें 3 पॉइंट छोड़ के हारित भी अष्टांग आयुर्वेद के ही समर्थक माने गए हैं, और जो हारित हैं ये अगतंत्र में गुदा व बस्ती रोगों के शांत्यार्थ बस्ती कर्म को शामिल करते हैं, ना कि विष विज्ञान को, ठीक है। जो हारित है इन्होंने अगतंत्र में विष विज्ञान नहीं बता रखा, वहाँ पे उन्होंने गुदा और बस्ती रोगों को शांत करने के लिए बस्ती कर्म बता रखे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है छिन्न भिन्न भग्न शत पिचित और दग्ध, ये चिकित्सा के उपांग माने गए हैं। फिर इसमें 2 प्रकार की चिकित्सा मानी है, शमन और कोपन। फिर वैद्य जो है इनके भी 2 प्रकार माने, रोगोपचारक और रोगा उपचारज्ञ, ठीक है। जो रोगों का उपचार करते हैं मतलब जो चिकित्सा को जानने वाले हैं, और दूसरे जो रोगों का दुष्परिणाम जानने वाले हैं, ठीक है। फिर इसमें सब पॉइंट छोड़ के लास्ट के ना 4th पॉइंट पे आना, ठीक है। जो यहाँ पे बाल्यावस्था युवावस्था बता रखा है ना, ये इन्होंने नहीं माना है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। इन्होंने बाला मुग्धा प्रौढ़ा प्रगल्भा इस टाइप का बता रखा है, ठीक है। कि यहाँ पे जो 4th पॉइंट है लास्ट के मतलब लास्ट से गिनते हुए ऊपर, ठीक है। केवल कार्तिक अगहन एवं मास और आषाढ़ के महीने में ऋतु संधि मानी है, ठीक है। ऋतु संधि इन्होंने कार्तिक अगहन मास और आषाढ़ में मानी है, ठीक
है, फिर एक पॉइंट छोड़ के हैं, जनपदवंश होने पर गायों को तिलक रोग होता है, मनुष्यों में यक्ष्मा होता है, हाथियों में पावक, घोड़ों में वैद्य रोग होना बताया है। ठीक है, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा इन्होंने 6 रसों के बारे में बता दिया, मधुर, कषाय, तिक्त, अम्ल, क्षार और कटु। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आना। फिर है कषाय, क्षार व कषाय वात प्रकोपक, मधुर, तिक्त एवं कफ प्रकोपक तथा कटु और अम्ल रस जो है पित्त प्रकोपक माने गए हैं। ठीक है, फिर इसमें एक पॉइंट छोड़ के स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला जो जल होता है वो स्वाति जल संज्ञा उसको दी गई है। फिर उसके बाद इसी पैराग्राफ में दिया है, हंसोदक को अंशुदक नाम दिया है हारित ने। ठीक है, हंसोदक को अंशुदक बोला है। फिर है एक पॉइंट छोड़ के स्त्रियों व गायों के वर्णानुसार दुग्ध के गुणकर्म है। काली स्त्री का जो दुग्ध है वो वातनाशक है, पुष्टिकारक है। ठीक है, गौरी स्त्री मतलब जो श्वेत कलर की जो गाय है उसका कफकारक है। ठीक है, लाल रंग की स्त्री जो है वो दुग्ध वातकारक है, और जो पीतवर्ण की स्त्री है वो पित्तशामक और श्रेष्ठ बता रखा है। ठीक है, जो पीतवर्णी है उसको श्रेष्ठ माना गया है। फिर इसमें 4th पॉइंट पे आना, यहाँ यहीं से नीचे 4th पॉइंट, 3 पॉइंट को छोड़ के 4th वाला जो है, यूष वर्ग में हरितकी के यूष का भी वर्णन कर रखा है। ठीक है, यूष वर्ग जो है इसमें हरितकी के यूष का वर्णन कर रखा है। फिर साग के 4 प्रकार बता रखे हैं, पत्र, पुष्प, फल और कंद। ठीक है, इसमें पप्पू का फल करके याद कर रखा है, पत्र, पुष्प, फल और कंद। ठीक है, ये साग के 4 भेद बता रखे हैं। फिर इसमें 3 पॉइंट छोड़ के कर्मानुसार रोग उत्पत्ति बता रखी है। ठीक है, ब्रह्म घात से पांडु होता है, गो घात से कुष्ठ, मनुष्य घात से अतिसार और परस्त्री गमन से प्रमेही। ठीक है, फिर जो कुलज स्त्री के साथ संभोग करने से भगंदर और चांदी की चोरी से चित्रकुष्ठ हो जाता है। ठीक है, इसके फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें बता रखा है, सहज सामान्य कर्म रोग में इसकी पहली लाइन नहीं पढ़नी, इसकी जस्ट नेक्स्ट वाला जो है, इसी प्रकार से रोग अनुसार दान बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दान बता रखे हैं कि ये इन रोगों में ये दान करना है। फिर है प्रमेहिक, श्वास, काश व भगंदर में स्वर्ण का दान करना है। ठीक है, फिर है श्वास काश में घोड़े का दान करना है और बैल का दान करना है। अगर किसी को रक्तपित्त हो गया तो मधु घृत का दान करना है। गुल्म होने पे कन्या दान करना है। ठीक है, प्रमेही में नमक का दान करना है और श्रम होने पे पानी का दान करना है। ठीक है, ज्वर में शिव पूजा तथा विसर्ग में वनस्पति का सिंचन हितकारी माना गया है। फिर इसमें नेक्स्ट पेज में आना, नेक्स्ट पेज के भी 2nd पॉइंट में। ठीक है, ज्वर 8वें दिन निराम हो जाता है। फिर एक पॉइंट छोड़ के बता रखा है, बाल्यावस्था में रक्त दोष प्रधान्य, तदंतर कफ व पित्त दोष प्रधान्य होते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था के बारे में बता रहे हैं, रक्त दोष प्रधान्यता, तदंतर कफ व पित्त दोष प्रधान्य होते हैं। फिर है 16 वर्ष के पश्चात त्रिदोष रोग तथा 25 वर्ष के पश्चात सन्निपात ज्वर माना गया है। ठीक है, फिर इसकी जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट है, इसमें स्टार मार्क करना। बाल्यावस्था में पाचन, शमन, दीपन, क्लेदन, शोषण, संतर्पण भेद से 7 प्रकार के क्वाथ माने गए हैं। ठीक है, इसमें स्टार मार्क करना, ये पूछ सकते हैं। 7 प्रकार के क्वाथ का वर्णन हारित में आता है। ठीक है, फिर है मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में होने वाला जो ज्वर होता है वो असाध्य माना गया है। ठीक है, अगर प्राणियों को जो ज्वर होता है वो असाध्य माना गया है। फिर एक पॉइंट छोड़ के है, विषम ज्वर के 4 प्रकार मानते हुए बेला ज्वर का स्थान रस माना है। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये पूछ सकते हैं हारित के अकॉर्डिंग। बेला ज्वर का स्थान जो है ये रक्त माना है, एकाहिक ज्वर जो है इसको रक्त माना है, फिर तृतीयक का मांस और चतुर्थिक ज्वर का स्थान अस्थि में माना है। ठीक है, फिर इसमें 2 पॉइंट छोड़ के गुल्म के 5 भेद। ठीक है, 5 स्थान बताते हुए हृदय में होने वाले गुल्म को यकृत बोला है। ठीक है, इसको भी हाईलाइट करना, ये भी पूछ सकते हैं। हृदय में होने वाला जो गुल्म है उसको यकृत गुल्म कहते हैं, और कुक्षी में होने वाला जो गुल्म है, कुक्षी में होने वाले को अस्थीला कहते हैं। ठीक है, अगर मध्य भाग में जो गुल्म होगा उसको प्लीहा बोलेंगे। ठीक है, बस्ती स्थान में होने वाला जो गुल्म है उसको चंड विवर्धक बोलेंगे, इसे हाईलाइट करना, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंड विवर्धक करके पूछते हैं, ये किसने बोला है और किस गुल्म में बोला है। ठीक है, बस्ती में होने वाला जो गुल्म है वो है चंड विवर्धक। फिर है नाभि में होने वाला जो गुल्म है उसको ग्रंथि कहते हैं।
ठीक है, फिर नेक्स्ट वो है कृमि का विस्तार वर्णन कर रखा है, वही बाह्य और अभ्यंतर 2। ठीक है, कुल तुम्हारे 13 बता रखे हैं, बाह्य हैं जो 7, आभ्यंतर तुम्हारा कृमि है 6। फिर है शूल 10 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, शूल 10 प्रकार के माने हैं। फिर है पांडु रोग जो है 5 प्रकार का माना है। 5 प्रकार का बताते हुए मृदभक्षण जन्य पांडु को रूक्षण पांडु नाम दिया गया है। ठीक है, पांडु रोग जो है 5 प्रकार के हैं और मृदभक्षण जन्य पांडु को रूक्षण पांडु नाम दिया गया है। फिर है कामला, हलीमक और कुंभ कामला को भी पांडु रोग की में ही गणना करते हुए कुल पांडु रोग 8 माने हैं। फिर है क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग में रोग जो है 10 प्रकार के मानते हुए क्षय रोग प्रकरण में बता रखा है च्यवनप्राश अवलय, अगस्त्य हरितकी, पिपली वर्धमान, शिलाजत्तु चूर्ण, पराशर घृत इसमें इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, अमृत प्राश घृत और तालकामृतक नामक योगों का वर्णन आता है। ठीक है, इसमें पराशर घृत और च्यवनप्राश अवलय ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हें बाकी भी याद होने चाहिए। और ये याद रखना क्षय रोग जो है 10 प्रकार के माने हैं हरित में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राजक्षमा का जो रोगी है साधारणतः 4 मास तक जीवित रहता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बलवान होने पर अधिकतम 6 मास तक जीवित रहता है और अगर उसकी हम अत्यंत उत्तम कोटि की चिकित्सा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1000 दिन तक जीवित रहेगा। ठीक है, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करना। और क्षय रोग के 10 प्रकार तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना ही करना है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट पेज में आना, इसमें जो पहला पॉइंट है इसमें बस लास्ट वाला जो लाइन है उसको मार्क करना है। 18 उपद्रव माने गए हैं रक्तपित्त के। ठीक है, रक्तपित्त के इन्होंने 18 उपद्रव माने हैं। और यहाँ पे एक इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वासा की प्रशंसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये श्लोक पूछ सकते हैं। वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य च रक्तपित्तम क्षयकाशी किमर्थम वा सिदति। इसका मतलब है कि जब तुम्हारे पास वासा है तो जीवन की हमें कोई भी वो नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे रक्तपित्त, क्षय, काश। ठीक है, अगर वासा हमारे पास अगर विद्यमान है तो हमें रक्तपित्त की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्षय की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, काश की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस श्लोक में ये बता रखा है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, ये पूछ सकते हैं। फिर है 40 चूर्ण का वर्णन रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय में किया गया है। ठीक है, जो 40 चूर्ण है ये तुम्हारा रक्तपित्त में करते हैं और जो हम 40 आदि चूर्ण पढ़ते हैं चरक का वो राजक्षमा में कर रखा है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और सहज भेद से अर्श जो है 6 प्रकार के माने हैं और कांकायन गुटिका और कल्याणक श्रवण का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करना। कांकायन गुटिका जो है ये हारित ने दी है और कल्याणक लवण भी हारित ने दिया है। ठीक है, ये इसमें बोलने की इसी प्रकरण में कर रखा है, अर्श वाले प्रकरण में। फिर है वात पित्त कफ, वात पित्तज, कफ पित्त, रक्त, सन्निपातज, सहज भेद से काश के 8 प्रकार माने गए हैं, तो इसमें बस काश के 8 प्रकार में इम्पोर्टेंट मार्क करना। ठीक है, काश के 8 प्रकार बता रखे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं अजीर्ण से उत्पन्न वमन 2 प्रकार के माने हैं, स्निग्ध और रूक्ष। ठीक है, जो दोषानुसार है उसमें 3 है, वात पित्त और कफ। फिर इसमें 3 पॉइंट छोड़ के आमवात वाला जो वो है इसमें देखना, आमवात को नामतः 4 प्रकार का माना गया है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं जो आमवात है इसको नामतः 4 प्रकार मानते हैं। इसकी चिकित्सा का विशद विवेचन करते हुए इसमें स्नेहन का निषेध बता रखा है। ठीक है, तो इस लाइन को हाईलाइट करके इम्पोर्टेंट लिख लेना कि जो आमवात है इसमें स्नेहन का निषेध बताया हुआ है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट में आमवात में अजमोदादि चूर्ण, एरंड तेल, दशमूलक्वाथ का निर्देश किया गया है। ठीक है, इसमें श्लोक में है तस्य नो स्नेहनम कार्यम पाचनम च विधीयते। इसमें बोलने की आमवात है इसमें स्नेहन नहीं करना चाहिए, बस इसमें पाचन क्रिया करनी चाहिए। ठीक है, अजमोदादि चूर्ण से भी पाचन हो रहा है तुम्हारा। जो एरंड तेल है, एरंड तेल से इसमें विरेचन हो रहा है। ठीक है, दशमूलक्वाथ है, दशमूलक्वाथ भी इसमें विरेचन ही करवा रहा है। ठीक है, फिर एक पॉइंट छोड़ के है उदर रोग में केवल जलोदर का पूर्ण अध्याय में वर्णन करते हुए जलोदर के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने उदर रोग में सिर्फ जलोदर का वर्णन कर रखा है।
फिर ये श्लोक आ गया यहाँ पे, अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रिया संशयो भवेत्। ठीक है, ये तुम्हारे जलोदर के लिए आता है हारित के अकॉर्डिंग। फिर इसमें 3 पॉइंट छोड़ के फिर है शुद्रक, आतंक, घोर और मसूरिका नामक रोगों का वर्णन उपसर्ग चिकित्सा नामक अध्याय में किया है। ठीक है, शुद्रक, आतंक, घोर, मसूरिका नाम से रोगों का वर्णन उपसर्ग चिकित्सा नामक अध्याय में किया गया है। फिर कुष्ठ के प्रकार बता रखे हैं इन्होंने। कुष्ठ 18 प्रकार के मानते हुए कुछ नए नाम दिए हैं, जैसे हस्तिबल, कर्ण, गोजिह्व, लोहित, व्यापादिक और बहुव्रण। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आना। इसमें है शिरोरोगों की चिकित्सा बता रखी है। ठीक है, शिरोरोगों की चिकित्सा में षडबिंदु तैल का प्रयोग करना है। ये हमने षडबिंदु तैल और कहाँ पढ़ा था? बताना वंदना। और हमने मतलब ऐसे तो हम चरक में पढ़ा, पर अभी तो मुझे याद नहीं हो रहा इसका। भैंसज्य रत्नावली में पढ़ा था शायद हमने ये। इसमें नहीं, भैंसज्य रत्नावली में तो नहीं है ये, पर कहीं पढ़ा तो था, ये रिसेंटली पढ़ा था। भीड़ में पढ़ा होगा फिर तुमने। ठीक है, फिर देख लेना। फिर जो शिरोरोग की चिकित्सा है इसमें बता रखा है षडबिंदु तैल जो है ये शिरोरोग में प्रयोग करना है। ये षडबिंदु तैल ना हमने सुबह की क्लास में पढ़ा था, जो पारिक के जो तुलनात्मक अध्ययन है ना, उसी में पढ़ा था हमने ये शिरोरोग। ठीक है, उसमें बताया था कि षडबिंदु तैल का प्रयोग करना है। ठीक है, और इसमें बिंदु त्रय तैल भी बता रखा है। षडबिंदु तैल और बिंदु त्रय तैल का प्रयोग करने के लिए बता रखा है। और अर्धावभेदक और सूर्यवर्त में कुमकुमादि घृत का नस्य बता रखा है। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। अर्धावभेदक में सूर्यवर्त और कुमकुमादि घृत का नस्य बता रखा है। फिर है 6 प्रकार की बंधिया बता रखी है, एक पॉइंट छोड़ के। 8 प्रकार के गर्भ के उपद्रव और 4 प्रकार के मूढ़गर्भ बता रखे हैं। ठीक है, फिर इसमें बीच वाली लाइन छोड़ के अर्धचंद्र नामक शस्त्र का निर्देश बता रखा है। मूढ़गर्भ में अर्धचंद्र नामक शस्त्र का निर्देश है। ठीक है, फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है बालकों में उत्फुल्लिका रोग माना है। मतलब बालकों में उत्फुल्लिका रोगों का नामता वर्णन आता है। ठीक है, इसमें लिखना उत्फुल्लिका का वर्णन ना योग रत्नाकर में भी आता है। और जो उत्फुल्लिका है इसको निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, बालकों में उत्फुल्लिका रोगों का नामता वर्णन आ रहा है करते हुए उदर रोगों पर बिंदुवत दाहकर्म निर्देश है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। बिंदुवत दाहकर्म किस में बता रखा है? ठीक है, ये हारित ने बता रखा है उत्फुल्लिका रोग में। फिर 2 पॉइंट छोड़ के खड़, चिक्कण, मध्य, विशोषी, ये तेलपाक के 4 प्रकार बता रखे हैं। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, खड़, चिक्कण, मध्य और विशोषी, ये तेलपाक के 4 प्रकार हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्वेदन के 7 प्रकार बता रखे हैं। ठीक है, स्वेद के 7 प्रकार। फिर इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है कल्प स्थान में हरितकी कल्प, रसोन कल्प, गुगलू कल्प, त्रिफला कल्प नामक अलग अलग अध्याय बता रखे हैं। फिर है हरितकी 7 प्रकार की मानिए। फिर इसकी जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखा है गुगलू के 5 भेद का नामता वर्णन आता है। फिर नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है इंद्र के अमृत प्रास से गिरे हुए अमृत बिंदु से हरितकी की एवं गरुड़ के अमृत पान से गिरे अमृत बिंदु से रसोन की उत्पत्ति मानी गई है। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। फिर है गुगलू को मरुभूमि का पादप माना गया है और ये यक्ष नामक देवता का प्रिय पादप बतला रखा है। फिर इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये पूछ सकते हैं। गुगलू जो है मरुभूमि का पादप है और यक्ष नामक देवता के प्रिय पादप बता रखा है इसे। फिर है 21 दिन तक परम मात्रा बताई गई है। ठीक है, गुगलू सेवन की मात्रा बता रहे हैं ये। एवं 7 दिन तक गुगलू सेवन को प्रथम 14 दिन तथा मध्य में एवं 21 दिन तक परम मात्रा बताई गई है। ठीक है, गुगलू को बोलना है तो 7 दिन तक खिलाना है, फिर 14 दिन तक, फिर उसके बाद 21 दिन तक, वो परम मात्रा है। फिर 1 वर्ष तक गुगलू सेवन करने वाले मनुष्य पर स्थावर और जांगम किसी भी विष का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
1 वर्ष तक अगर गुगुलू का सेवन करेंगे तो मनुष्य पर स्थावर और जंगम किसी भी विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है गर्भ के विकास का क्रम बताया गया, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रथम दिन जो है हारित बुद्ध स्वरूप बताते हैं गर्भ का। फिर है 10वें दिन में शोणित दर्शन बताते हैं। ठीक है, इसको 10 से याद करना, 10 शोणित। ठीक है, 10 में जो 100 है ना, इसे शोणित ही याद करना है। फिर जो 15 दिन है इसमें घन स्वरूप है। फिर जो 20वां दिन है इससे मांसपिंड है। ठीक है, इसको बीमा से याद कर रखा था, वो लाइफ इंश्योरेंस को बीमा बोलते हैं ना हिंदी में, तो ये वही है। 20वें दिन तुम्हारे मांसपिंड का स्वरूप। फिर है 25 दिन, 25 मतलब पंचत्व। ठीक है, पंचत्व प्रभाव होने लगता है, मतलब पंचत्व की प्राप्ति हो जाती, मतलब पंचत्व प्रभाव होने लगता है गर्भ में। ठीक है, फिर है 1 मास में पंचत्व। पंचत्व का मतलब है कि हाथ पैर सिर ये सब निकलना। फिर है 1 मास में पंचत्व पूर्णतः प्रकट हो जाते हैं, मतलब हाथ पैर सिर वगैरह पूर्णतः प्रकट हो जाते हैं। फिर है 3 मास में हाथ पैर बढ़ने लगते हैं। फिर 3.5 मास है, इसमें सिर स्पष्ट होता है। इसमें ना 3.5 मास को वो करना, हाईलाइट करना, स्टार बना देना उसके आगे। 3.5 मास में पूछते हैं ज़्यादातर। फिर है 4th मास में लोम स्पष्ट। ठीक है, इसका जो मौनिक इसका लिखना चालू, चालू से 4th लोम उत्पत्ति। फिर है 5म मास में जीव उत्पत्ति होती है, 5म को भी याद रखना। ठीक है, इसका पाजी से याद किया, पाजी। ठीक है, पंजाबियों को बोलते हैं ना पाजी। चालू पाजी याद कर लेना। 4थे में लोम और 5वीं में जीव उत्पत्ति। ठीक है, चालू पाजी। फिर है 6म में जो है प्रस्फुरण हो रहा है। फिर 8म में जो है जठराग्नि की उत्पत्ति हो रही, मतलब जठराग्नि योग। फिर 9वां मास में चेष्टाएं वो करने लगता है। ठीक है, इसमें 9वां मास में ना चेष्टा को, इसमें एक निमोनिक लिखना, नवतांत्रिक चेष्टा करो। जो इसमें नवतांत्रिक आ रहा है ना, ये हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं, उसमें बताऊंगी मैं तुम्हें, बस अभी तुम यहाँ पे लिख दो नवतांत्रिक चेष्टा करो। फिर जो 10वां मास है, 10वां मास में बता रखा प्रसव काल। ठीक है, 10वें महीने में प्रसव काल, मतलब प्रसव का टाइमिंग हो जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हस्तपाद से जो बता रखा है, इसे हाईलाइट नहीं करवा रखा है हमारे सामने। नहीं, ये तो है इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको देखना, यह हस्तपाद और जो सिर है इसमें वात दोष होता है। फिर है त्वचा, मांस, बाल, रोम और अस्थि, इसमें पृथ्वी है, पृथ्वी महाभूत प्रधान है। ठीक है, फिर इसका जो नेक्स्ट पेज है इसमें बता रखा है रस, रक्त, लाला, मूत्र और शुक्र। ठीक है, ये है जल। फिर उसके बाद आता है पित्त, नेत्र, तम, क्रोध और मोह, ये है तेजस। ठीक है, तेज गुण की वजह से पित्त, नेत्र, तम। ठीक है, इसमें ना तम हाईलाइट करना, क्योंकि तम लगता नहीं है कि इसका होगा, नहीं तम तो लग जाता है, तम आगे आएगा कुछ। ठीक है, कान है स्पर्श, उच्छ्वास, स्वेद और गमन, यह है वायु। ठीक है, इसमें ना स्वेद को वो करना, हाईलाइट करना, क्योंकि स्वेद से ना समझ में नहीं आता कि फिर हम इसमें जल लगा देते हैं। ठीक है, तो स्वेद तुम्हारा वायु महाभूत है स्वेद में। फिर है मन, बुद्धि, निंद्रा, आलस्य, मद, ये तुम्हारे आकाश से निर्मित है। ठीक है, मन, बुद्धि, निंद्रा, आलस्य और मद, यह है आकाश से निर्मित। फिर आगे बता रखा है त्वचा, मांस, मेद, रस और उरुभाग, प्लीहा, पेशी। ठीक है, त्वचा जो है वात और रक्त से उत्पन्न होती है। मांस तो तुम्हारा त्वचा का आश्रय है। मेद वीर्य और कफ से उत्पन्न होता है। फिर जो रस है ये अस्थि और रक्त से उत्पन्न हो रहा है। जो उरुभाग है रस, रक्त, कफ से। फिर प्लीहा है तुम्हारा कफ और रक्त से। ठीक है, इसका प्लीहा करना ऐसे याद करना है, प्लीज कर दो। हम किसी को बोलते हैं ना अपना कुछ काम करने के लिए, तो प्लीज कर दो हमारा काम, तो कर से तुम्हारा है कफ और रक्त। ठीक है, फिर आता है पेशी, पेशी में भी कफ रखते हैं। ठीक है, पेशी का PKR याद रखना, पेशी PKR, जो PKR है ना, PKR अतिसार,
इसमें इसमें एक और निमोनिक आता है PKR, अतिसार मतलब पिच्छावस्थी तुम्हारा इसमें देते हैं PKR में, पित्त कफ और रक्त में। फिर है हृदय की स्थिति में यकृत से वात रक्त का स्थान बता रखा है। फिर आकाश से वायु, वायु से प्राण, प्राण से सत्वगुण की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, आकाश से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अग्नि और अग्नि से तमोगुण की उत्पत्ति मानी है। फिर लास्ट है पंचतत्व में आकाश को प्रधान माना गया है। ठीक है, ये हमारा हारित भी हो गया कंप्लीट। मैं ना टेस्ट बना नहीं पा रही हूँ आजकल, थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, तो मैं इन सब का टेस्ट बनाऊँगी एक साथ, तो फिर दूँगी। 1 वर्ड वाले ही रहेंगे, तो इनको पढ़ लेना एक बार, ठीक है, ढंग से। और जो जो मैंने हाईलाइट कराया है ना, उसी से मैं पूछूंगी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी दे दूँगी। ठीक है, तो भेल संहिता से लेके योग रत्नाकर तक, नहीं भेषज रत्नावली तक, ठीक है, भेषज रत्नावली तक इसका टेस्ट मैं बना दूँगी। ठीक है, शाम तक देखती हूँ मैं, वरना कल ही भेज दूँगी। तुम कल तक कर देना मैम, ठीक है, कल ठीक तक है, ये हारित भी हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल भेज दूँगी फिर मैं। ठीक है, आज रात को बना लूँगी ना। ठीक है, 1 वर्ड वाले ही दूँगी मैं पर क्वेश्चन। ठीक है, वो प्रतिनिधि